नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है और उसको जिस तरीके से नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है, तो नीतीश कुमार की आगे की राजनीति क्या होगी, इतिहास में नीतीश कुमार किस तरीके से याद किए जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने अपनी छवि बनाई है एक ऐसे नेता की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के बावजूद भी अपने आप को सेकुलर धर्मनिरपेक्ष जताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में लंबे समय से लगभग 2 दशक तक कभी आरजेडी के कंधे पर और कभी बीजेपी के कंधे पर सवार होकर अपनी सरकार बचाए हुए हैं और बनाए हुए हैं। अब विधानसभा के चुनाव वहां होने वाले हैं, बहुत जल्द तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा वक्त है। तो ऐसे में ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक तो सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर नीतीश कुमार का आकलन इतिहास कैसे करेगा, और अगर ये नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ नहीं गए होते तो आज शायद केंद्र के अंदर विपक्ष की सरकार होती और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी विपक्ष में बैठी होती। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी उससे विपक्ष का समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ाया। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिला, वो बहुमत से 32 सीटें पीछे रह गई। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि क्या नीतीश कुमार को इस तरीके से याद किया जाएगा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार बनवाने में मदद की, या फिर इस वजह से याद किया जाएगा कि उनकी वजह से केंद्र के अंदर विपक्ष की सरकार यानी इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और क्या सांप्रदायिक राजनीति से लगातार टांका जोड़ने के बावजूद भी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाएगा कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे तो सेकुलर नेता थे। श्रवण जी से जानते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। श्रवण जी, ये जो नीतीश कुमार को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चाएं हो रही है, इतिहास का आकलन कैसे करेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार के बिना मोदी जी की सरकार बनती कि नहीं बनती, और मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, एनडीए के पास और भी लोग हैं, चंद्रा बाबू भी हैं। हम यह बात सिर्फ नीतीश कुमार की करना चाहते हैं, चंद्रा बाबू की नहीं करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार के कारण जो पूरा का पूरा परिवर्तन हुआ है, वो उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को बिहार में और इतिहास में, देश के इतिहास में उनका पूर्व जो इतिहास रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में उनकी समाजवादी भूमिका, उनका समता पार्टी का अनुभव, जनता पार्टी में उनकी कंट्रीब्यूशन और जेपी आंदोलन जैसा कि वो कहते हैं, वो उसको देखते हुए क्या उन्होंने जो किया, जिन ताकतों के साथ वो जुड़े और जिस मिशन को उन्होंने लॉन्च किया था, मतलब विपक्ष की एकता की जो सूत्रधार रहे, वो इंडिया गठबंधन के गठन के लिए जिनको जाना जाता है, वो क्या उनको उन्होंने जो भूमिका निभाई, मतलब ये सरकार से अलग एक मुद्दा, सरकार बनाने में तो उनका योगदान है ही जी, पर ये जो उनका है कि वहां पटना में नीतीश कुमार के हाथों में वो पाटलिपुत्र की रोड शो में कमल का चुनाव चिन्ह हाथ में थाम लेते हैं, या कर्पूरी ठाकुर जो जीवन भर दलितों पिछड़ों के लिए संघर्ष करते रहे, अति पिछड़ों के आरक्षण की उन्होंने शुरुआत की कर्पूरी जी ने। मतलब मैं तो उनके साथ रहा हूँ पटना में 74 में, देखा है उनको। उनके बेटे मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं मोदी जी के। बिहार के काराकाट की चुनावी सभा में मोदी जी आरजेडी को
लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात बताते हैं और नीतीश कुमार चुप रहते हैं। पाटलिपुत्र की जनसभा में ये कहते हैं कि ये जो इंडी है ये तो इसको अगर वोट के लिए वोट बैंक की गुलामी करनी है तो वहां जाकर मुजरा करे, मुजरा भी करे तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार ने इंडिया जो एक चर्चा है, कई तरह की चर्चाएं हैं, उसमें दो चर्चाएं मुख्य हैं। एक चर्चा तो ये है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने आरजेडी को, एनडीए को क्यों छोड़ा था 2022 में और महागठबंधन में क्यों शामिल हुए थे, और फिर महागठबंधन को क्यों छोड़ा उन्होंने और एनडीए में क्यों शामिल हो गए, और ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से ये बनता है। नीतीश कुमार ने जब अगस्त 2022 में भाजपा गठबंधन को छोड़ा था और वहां से निकल के सीधे लालू यादव के घर पहुंचे थे, तब सुशील मोदी ने ये आरोप लगाया था, सुशील मोदी का तो निधन हो गया है, वो नहीं रहे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि नीतीश के विद्रोह के पीछे उनकी इस मांग को प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना था कि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ये अगस्त 2022 की बात है। अगर आप तारीखों पर गौर करें तो अगस्त 2022 में ही धनखड़ साहब को मोदी जी ने उपराष्ट्रपति बनाया था। मैं ये ट्रेस करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने या एनडीए में वापस आने के पीछे कोई सैद्धांतिक कारण नहीं रहे हैं। मतलब जैसा कि ये कहते हैं हमारे केसी त्यागी साहब जेडीयू के, कि उनको संयोजक नहीं बनाया इंडिया गठबंधन का जिसके कि वो सूत्रधार रहे, इसके कारण उन्होंने इंडिया गठबंधन को छोड़ा। मूल रूप से मुद्दा ये है कि बहुत जिस तरह के वो एम्बिशियस हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार और मोदी जी में मैं पैरेलल ड्रॉ करना चाहता हूँ, कि पैरेलल ड्रॉ ये करना चाहता हूँ कि दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है। मतलब मोदी जी सिर्फ 6 महीने बड़े हैं और दोनों महत्वाकांक्षी हैं और दोनों सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सुशील, मतलब जैसा मैं बता रहा हूं कि सुशील मोदी जी के आरोप का न तो इन्होंने खंडन किया कभी नीतीश कुमार ने, न बीजेपी ने किया। हालांकि सुशील मोदी और नीतीश कुमार बहुत गहरे मित्र रहे हैं और इसीलिए जब एनडीए में फिर से शामिल हो गए नीतीश कुमार, तो सुशील मोदी ने उप मुख्यमंत्री बनने से इनकार कर दिया और फिर दो दूसरे लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरा इसका उदाहरण यह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना जो ब्रिज था उसको कभी कोलैप्स नहीं होने दिया। उसका कारण यह है कि आप देखेंगे कि ये जो हमारे हरिवंश जी हैं, ये आरजेडी के जेडीयू के कोटे से गए थे राज्यसभा में और ये पूरे समय बीजेपी के साथ बने रहे, उनके काम करते रहे और किसानों का जो बिल था, किसानों के खिलाफ जो बिल था, वो भी उनके नेतृत्व में पारित हुआ। तो नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ कभी ईमानदारी से रहे हों, ये कभी स्थापित नहीं हो पाया कि वो मतलब एक ये भी कह सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के लिए एक आगे बने रहते तो एक लाइबिलिटी भी बन सकते थे। पर मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी और वो इसका अब बिहार की राजनीति में क्या फर्क पड़ने वाला है।
जैसा आपने भी कहा और ज्ञात भी है कि इस मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी परीक्षाएं होने वाली हैं, आपने बताया भूमिका में कि बीजेपी को सिर्फ 32 लोगों की दरकार है, तो 240 तो हैं उनके पास, 32 की दरकार है, उसमें इनकी भूमिका है। दिक्कत यह है कि अब जो परीक्षाएं होने वाली हैं मोदी जी की, उसमें नीतीश कुमार का क्या कोई महत्वपूर्ण रोल बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, दो चीजें होंगी, या तो मोदी जी मजबूत होंगे या कमजोर होंगे। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की जो सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं वो इस साल के आखिर में महाराष्ट्र और हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हैं, और जैसा आपने भी कहा है बिहार के चुनाव हैं अगले साल। अब महाराष्ट्र और हरियाणा में तो सफाया हो गया लगभग बीजेपी का, काफी नुकसान हुआ है, और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में आना है। आपने अगर ध्यान दिया हो मंत्रिमंडल के विस्तार को, अगर आपने कल देखा हो, मंत्रिमंडल के गठन को देखा हो, जी। नोट किया हो, तो हरियाणा जैसे छोटे से राज्य से मंत्रिमंडल में 3 लोगों को लिया है, इतने इतने नुकसान के बावजूद। और महाराष्ट्र से 6 लोगों को लिया है। पर आपको आश्चर्य ये सबसे ज्यादा होना चाहिए कि बिहार से 8 लोगों को लिया गया है, और उनमें 4 कैबिनेट में हैं, 4 राज्य मंत्री हैं, और इनमें 4 बीजेपी के हैं, 2 जेडीयू के हैं, एक हिंदुस्तान अवाम पार्टी के, और एक एलजेपी के जो चिराग। और ये मान के चलना चाहिए कि मोदी जी ने बिहार के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। हम चूंकि बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कितने रेलेवेंट रहने वाले हैं, और रेलेवेंट नहीं रहते हैं तो उसका असर मोदी जी की सरकार पर कम, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं समाजवादी आंदोलनों के साथ जिनकी भूमिका रही है, उन पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। जो एक चीज इसमें बार बार उभर कर आ रही है वो ये आ रही है कि अगर समाजवादी भूमिका के लोग अगर इस तरह से एक ऐसे आंदोलन को, अगर आप देखें कि बिहार में जो मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, पटना में जो पहली बैठक हुई थी, वो आपातकाल की वर्षगांठ के एक दिन पहले हुई थी, और नीतीश कुमार ने जो पूरे इंडिया गठबंधन को धोखा दिया, या कहें कि बिट्रे किया पूरे के पूरे मूवमेंट के साथ, वो संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के ठीक पहले किया। मतलब संपूर्ण क्रांति की 50वीं वर्षगांठ 5 जून को थी। मुद्दा यह है कि जेपी के आंदोलन से जो लोग निकले और जिन्होंने इस देश में 1977 के परिवर्तन को आगे बढ़ाया, विपक्ष की राजनीति को आगे बढ़ाया, वो तमाम लोग जो इस समय एक ऐसी ताकत के साथ जुड़ रहे हैं जो देश में, जिसकी भूमिका थोड़ी अलग किस्म की है, इसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, तो उसमें लोग किस पर यकीन करें, ये एक मुद्दा है कि लोगों का क्या आंदोलनों की विश्वसनीयता से यकीन उठ जाएगा, या बिहार में जो आंदोलनों की एक जमीन रही है जहां से बड़े बड़े आंदोलन निकले हैं, जयप्रकाश नारायण ने एक परिवर्तन का बिगुल बजाया था, तो जो नीतीश ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है वो ये नहीं किया है कि वो मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, वो ये किया है कि एक
पूरी की पूरी पार्टी जिसका इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी, और ये तमाम जो लोग रहे हैं, और बिहार से परिवर्तन के जो आंदोलन निकले हैं वो, और इंडिया गठबंधन जो मतलब जिसकी बुनियाद ये थी कि मोदी जी को या बीजेपी को सत्ता से निकालना है, उसके पूरे के पूरे उपक्रम को पीछे धकेल दिया। मतलब इतना बड़ा धक्का तो मैंने कभी सुना नहीं या कभी देखा नहीं, अपना अनुभव नहीं किया कि एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से फैसले ले सकता है कि वो पूरे के पूरे आंदोलन को बिट्रे कर दे, और उसके लिए जो ऑफर कर रहे हैं एक्सक्यूज केसी त्यागी, वो ये कर रहे हैं कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया। मैंने आपको बताया कि उनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, तो उन्होंने एनडीए छोड़ दिया था, और फिर एनडीए में आ गए वो, और अब एनडीए में आने के पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन को इसलिए छोड़ा कि उनको संयोजक नहीं बनाया गया। ये जो पूरा प्रकरण जो हुआ है नीतीश कुमार को लेकर, और अब जो आगे चलने वाला है, उसने दो तीन चीजों को बड़ा अंडरलाइन किया है। एक तो ये किया है कि इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान पहुंचाया, मतलब मॉरली काफी नुकसान पहुंचाया और काफी ठेस पहुंचाई है उसकी चीजों को लेकर। जितना मतलब जो चीज इस चुनाव में इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता था बिहार में, और पूरे के पूरे उत्तर भारत में नीतीश कुमार अगर जुड़े रहते तो उसको काफी क्षति पहुंची है। मतलब अगर आप बिहार और झारखंड दोनों को मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार, और दूसरा एक मुद्दा ये कि नीतीश कुमार ने तो जो बिट्रे किया वो किया, जेडीयू के जो बाकी लोग हैं जो उसी भूमिका के हैं या उसी तरह के आंदोलनों से निकले हैं, वो भी एक जिसको कहना चाहिए ना कि भेड़ों की तरह उनके साथ चल रहे हैं। तो क्या मतलब बिहार की जनता अब आप एक चीज देखिएगा कि जो 13 विधानसभा की सीटों के उपचुनाव होने हैं 10 जुलाई को, उसमें बिहार भी एक शामिल है, बिहार की एक सीट भी शामिल है। मतलब और तमाम जगह तो शामिल हैं पर बिहार भी शामिल है। तो नीतीश कुमार के लिए, मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए, मतलब जो पहला टेस्ट केस बनने वाला है वो मुझे लगता है कि 10 जुलाई को बिहार के विधानसभा उपचुनाव में बनेगा। बिहार में जो अब होने वाला है, मतलब अगले साल विधानसभा चुनाव तक, और उसके पहले का जो घटनाक्रम होने वाला है, वो काफी उत्तर भारत की राजनीति को प्रभावित करेगा। और उसमें मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार का जो पूरा का पूरा मूल्यांकन है, वो उसको काफी चोट पहुंचने वाली है। मतलब जो हमारी बातचीत का मुद्दा ये नहीं है कि मोदी जी की सरकार कैसे बन गई, हमारी बातचीत का मुद्दा ये कि नीतीश कुमार जैसे लोग अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो उसके कारण इतिहास में, समाजवादी इतिहास में, या वो तमाम लोग जो इस तरह के आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, जेपी के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे लोगों को का इतिहास में मूल्यांकन किस तरह से होगा, और क्या नीतीश कुमार को इसकी कोई चिंता है कि नहीं है। और केसी त्यागी या और तमाम लोग जो मंत्री बन रहे हैं आज, आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कितने लोग मंत्री बने हैं बिहार से, जेडीयू के कितने बने हैं और तमाम कितने बने हैं, तो क्या इन लोगों को कोई उसकी चिंता है कि नहीं। ये कुल मिलाकर जो आज की बातचीत है उसका मुद्दा ये है। जी थैंक यू सर।